नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। ये ज्योग्राफी की सीरीज है और भारत के भूगोल या ज्योग्राफी को हम पूरा समझेंगे। ये इसका फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम जो भी टॉपिक देखेंगे वो इस प्रकार है कि भारत का क्षेत्रफल, सबसे पहले भारत का क्षेत्रफल, उसके बाद भारत की सीमा, जो एक तो तटवर्ती सीमा है और एक भूखंड वाली सीमा है, उसके बारे में बात करेंगे। स्थिति और विस्तार, और भारत की जो मानक समय रेखा है, उसके बाद कर्क रेखा, फिर भारत के बिंदु और सीमावर्ती और पड़ोसी देश, और साथ में जो राज्यों की सीमाएं जो अंतर्राष्ट्रीय देशों जैसे पाकिस्तान से सीमा लगी है, चाइना से लगी है, तो वो कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं लगी है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भारत के क्षेत्रफल से। भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो जो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 किलोमीटर। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब वर्ग किलोमीटर में ये क्षेत्रफल है। तो भारत का ये क्षेत्रफल हो गया। तो अगर इसके बारे में और देखें तो ये विश्व के क्षेत्रफल का ये है 2.42%। ये जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.42%। और अगर 2011 की जनगणना की बात करें, 2011 की जनगणना क्योंकि हर 10 साल में होती है, अब 2021 में चालू होगी और इसका रिजल्ट कब तक आएगा, 22 तक। तो अभी तक जो पुराना डाटा है वहीं से अपन डाटा ले सकते हैं। तो 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5%, 17.5% जो है वो भारत में रहता है। अब इतना सारा जनसंख्या का इतना बड़ा भाग भारत में क्यों रह रहा है, इससे हम बात करें तो एशिया में दो सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश एक तो चाइना है और दूसरे नंबर पे हम आ जाता है भारत। तो वर्ल्ड की ज़्यादातर जनसंख्या इन दोनों देशों में ही निवास करती है क्योंकि संसार की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसमें है। और जनसंख्या के हिसाब से हम बात करें तो भारत दूसरे नंबर पे आता है, पहले पे चाइना आता है। तो इस तरह से हम भारत के क्षेत्रफल को देखते हैं कि पूरे विश्व की 2.42% जो भूखंड वाला भाग है वो भारत के पास है, और जनसंख्या कितनी है, 17.5% पूरे विश्व की। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि में तो भारत का स्थान दूसरा है, पर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का स्थान है 7वां। और 7वां स्थान किस प्रकार हुआ, इसको कैसे समझेंगे। सबसे पहले नंबर पे सबसे बड़ा देश आता है रूस या फिर रशिया। रशिया के बाद आता है कनाडा, कनाडा के बाद चीन, फिर अमेरिका, अमेरिका के बाद ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है हमारा प्यारा भारत। तो रूस, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो भारत का स्थान कौन सा है, 7वां। किसके हिसाब से देख रहे हैं हम, क्षेत्रफल के हिसाब से। तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का जो स्थान है वो 7वां स्थान है। इसको याद कैसे करेंगे कि कौन कौन से देश कौन कौन से नंबर पे आते हैं, तो इनके अंग्रेजी का पहला अक्षर ले लो, रशिया का R, कनाडा का C ले लो, चाइना का भी C ले लो, अमेरिका का A, ब्राज़ील का B, ऑस्ट्रेलिया का A और भारत का B। तो इसको इस तरह से RCCAB करके याद कर लो। पर यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगा कि रूस के बाद कनाडा और फिर चीन, तो इन दोनों को याद रख लेना कि कनाडा पहले आता है फिर चीन आता है। तो RCCAB। तो यहाँ पे A तो अमेरिका है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर भारत है। तो इस तरह से आप भी कुछ ट्रिक बना के याद कर लेना। अब हमको याद रखना है कि कौन से नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि इन देशों को क्षेत्रफल के हिसाब से जमाओ, तो उस हिसाब से भी प्रश्न आता है, तो हमें कर सकते हैं कि कौन से देश का क्या स्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो ये तो हमने बात करी क्षेत्रफल की
कि भारत का क्या क्षेत्रफल है। अगला बिंदु हम देखते हैं भारत की सीमाओं से रिलेटेड। भारत की सीमा की बात करें तो भारत की, अगर यहाँ से गुजरात से बात करें तो ये तो तटीय सीमा हो गई, ये पूरा तटवर्ती प्रदेश हो गया, ये पूरी तटवर्तीय सीमा हो गई भारत की यहाँ तक। और भी तटवर्ती सीमा की बात करें तो यहाँ पे लक्षद्वीप है, इसकी भी तटवर्ती सीमा होगी, और यहाँ पे अंडमान निकोबार है, इसकी भी तटवर्ती सीमा होगी। और इधर वाला जो क्षेत्र है ये भूखंड वाला भाग है, तो इसको हम तटवर्ती सीमा या जलीय सीमा ना करके क्या बोलेंगे, स्थलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा की लंबाई की बात हम करें तो भारत की जो स्थलीय सीमा है यहाँ से लेकर पूरा ये जम्मू कश्मीर वाला भाग और इधर उत्तराखंड, यूपी, बिहार और यहाँ पे पूर्व के जो राज्य हैं वहाँ से देखें तो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा है। और अगर जलीय सीमा की बात करें, जलीय सीमा, तो स्थलीय सीमा की हमने बात करी 15,200 किलोमीटर, और जलीय सीमा की बात करें तो ये है 6100 किलोमीटर। ये कौन सी जलीय सीमा, मुख्य भूमि की, मुख्य भूमि। मुख्य भूमि मतलब हम इसमें ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार वाले द्वीप समूह को नहीं ले रहे हैं, हम बस केवल ये वाला भाग ले रहे हैं जिसमें ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट और साथ में कुछ राज्य हैं। तो जलीय सीमा 6100 है, कौन सी, मुख्य भूमि की। और अगर कुल बात करें, कुल जलीय सीमा, कुल जलीय सीमा का मतलब अब हम ये वाला भाग भी कंसीडर करेंगे जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार है, तो कुल है 7516.6। तो स्थलीय सीमा ये है और कुल जलीय सीमा ये है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारत की कुल कितनी सीमा है, 15,200 प्लस में 7516.6। तो इस तरह से ये आ जाएगा 22,716.6 किलोमीटर, ये कुल सीमा की लंबाई आ गई। अब यहाँ पे हमने बात करी कि ये हमारी स्थलीय सीमा है, ये जलीय सीमा है। तो अगर जलीय सीमा की बात करें या तटीय सीमा की बात करें तो ये कितने राज्यों से जुड़ी हुई है, तो इसमें हम देखेंगे तो 9 राज्य आते हैं। तो जलीय सीमा है, जलीय सीमा, इससे कितने राज्य हैं, 9 राज्य। इधर गुजरात आ जाता है, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इस तरह से तो कुल कितने, 9 राज्य हैं। 9 राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो 4 केंद्र शासित प्रदेश आ जाते हैं। तो 9 राज्य कौन कौन से हैं, एक तो गुजरात है, फिर गुजरात के बाद महाराष्ट्र हो गया, यहाँ गुजरात वाला तट है, फिर महाराष्ट्र के बाद आ जाता है गोवा, गोवा के थोड़ा नीचे जाएंगे तो कौन आ जाता है, कर्नाटक के और नीचे जाएंगे तो सबसे यहाँ पे मालाबार तट वाला प्रदेश केरल, और केरल के से यहाँ पे जुड़ा है जहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है दोनों राज्यों में, उसका नाम आ जाता है तमिलनाडु। और तमिलनाडु से थोड़ा ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से ये 9 राज्य हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल तक ये भारत का तट जाता है। ये वाला क्षेत्र नहीं आता, इधर क्या है, म्यांमार जुड़ा रहता है नीचे, तो ये वाला क्षेत्र नहीं आता, यहीं तक है। फिर यहाँ से बांग्लादेश की सीमा चालू हो जाती है। और 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो 4 केंद्र शासित प्रदेश भी, एक तो पुडुचेरी आ जाता है, एक दमन दीव, और एक यहाँ पे ये 2 भी लेंगे अपन, ये अंडमान निकोबार, एक तो अंडमान निकोबार प्लस लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप, 2 तो यही हो गए जलीय सीमा में। और यहाँ पे पुडुचेरी और
दमन दीव। वैसे दमन दीव और दादर और नागर हवेली को अभी एक कर दिया गया है। तो अभी भारत में प्रेजेंट टाइम बात करें तो 28 राज्य हैं और 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो 2019 का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, उसमें जम्मू एंड कश्मीर को लद्दाख से अलग कर दिया गया था, दोनों को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया था। इस तरह से इसको बांट दिया था, ये तो लद्दाख वाला क्षेत्र और ये जम्मू कश्मीर। तो उसके बाद से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और उसके बाद दमन दीव और दादर नागर हवेली को भी एक कर दिया, उसके बाद स्थिति 8 हो गई थी। तो ये हमें याद रखना है। तो हमारा टॉपिक था भारत की सीमा, कौन कौन सी सीमा हो गई, एक तो स्थलीय सीमा, एक जलीय सीमा, तो हमने देख लिया। और अगर बात करें जलीय सीमा की, तो सबसे ज़्यादा जो तटवर्ती क्षेत्र है वो है गुजरात का। गुजरात की सीमा सबसे ज़्यादा तट के साथ लगती है, सबसे बड़ी सीमा इसी की। तो इस तरह से अपन ये चीज़ें ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्थिति और विस्तार के बारे में देखते हैं कि भारत की स्थिति और विस्तार किस प्रकार से हमें देखना है। तो सबसे पहले अगर ग्लोब की बात करें तो ग्लोब के अगर अपन बीच में एक रेखा खींच दें इस तरह, जिसको हम अक्षांश रेखा बोलते हैं, जो हम आड़ी रेखाएं खींचेंगे इनको हम अक्षांश बोलेंगे, और जो अपन खड़ी रेखा खींचते हैं इनको बोलते हैं देशांतर। ये तो है अक्षांश रेखा और ये है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, क्योंकि भूखंड के बीच में से निकल रही है, इसलिए भू के मध्य से निकल रही है, इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। विषुवत रेखा भी इसका नाम, इसी का नाम है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, मतलब जितनी भी आड़ी रेखाएं, ये जो रेखाएं ये काल्पनिक होती है, इनको अपन किसी भी जगह की स्थिति या कोई भी देश की स्थिति या टाइम के संदर्भ में काल्पनिक रेखाएं खींच के हम वहाँ का समय या फिर वहाँ की स्थिति पता करते हैं। तो ये एक काल्पनिक रेखा है 0 डिग्री, जिसको हमने भूमध्य रेखा, और एक 0 डिग्री देशांतर है ये वाला, जिसको हमने बोला देशांतर। तो हम भारत की स्थिति और विस्तार की बात करें तो सबसे पहले स्थिति को देखते हैं। तो भारत की स्थिति किस में आती है, एशिया में आती है। तो एशिया की बात करें तो एशिया कौन से पार्ट में आ गया, अगर हम ये भूमध्य रेखा से देखा तो भूमध्य रेखा के इधर वाला भाग तो हो गया उत्तरी गोलार्ध, और इधर आ गया दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। और इस देशांतर वाली लाइन से देखें तो इधर वाला भाग तो आ गया पूर्वी गोलार्ध और इधर आ गया पश्चिमी गोलार्ध। तो पूर्व पश्चिम हो गया, उत्तर दक्षिण हो गया। तो भारत कौन से क्षेत्र में आएगा, भारत यहाँ आएगा, ये वाला क्षेत्र भारत का है। तो ये किस में आया, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो अगर अक्षांश के संदर्भ में पूछे कि भारत कौन से गोलार्ध में, तो अक्षांश के संदर्भ में भारत उत्तरी गोलार्ध में, और अगर देशांतर के संदर्भ में पूछे तो भारत पूर्वी गोलार्ध में। और अगर दोनों के संदर्भ में स्थिति पूछे तो जो भारत की स्थिति हो जाएगी, भारत की स्थिति वह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ये हो जाएगी भारत की स्थिति। कौन से गोलार्ध में हो गया, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो इस तरह से हम भारत की स्थिति देख सकते हैं कि भारत की स्थिति कौन से गोलार्ध में। कोई भी देश हो गया, अगर बात करें जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, किसी ने पूछा ऑस्ट्रेलिया कौन से गोलार्ध में है, तो अक्षांश रेखा के दक्षिण में है। तो अक्षांश के संदर्भ में बात करें तो किस में है, दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। और अगर देशांतर के संदर्भ में बात करें तो पूर्वी, तो ये ऑस्ट्रेलिया किस में हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में, क्योंकि इधर पूर्व है इधर पश्चिम है। तो इस तरह से इसको हम स्थिति को समझ सकते हैं कि कौन से गोलार्ध में भारत है। तो भारत है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो ये तो हमने स्थिति देखी। अब इसके विस्तार की बात करें, तो विस्तार की बात करें तो अगर भारत के बीच में सबसे लंबी रेखा खींची जाए इस तरीके से, तो भारत का जो पूरब से पश्चिम वाला जो दूरी है वो है 2933 किलोमीटर। याद कैसे रखना है, 2933 करके, 2933 2-3 बार बोलोगे, 2933 2933 या 2933 तो याद हो जाएगा।
तो पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है वो भारत की है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की दूरी की बात करें, उत्तर से दक्षिण मतलब जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक की बात करें, पूरा सॉरी लद्दाख से कन्याकुमारी, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया है तो उसका क्षेत्र यहीं तक आता है। पर अपना जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ से अपन देखते हैं, तो पूरा ये जो दूरी है उत्तर से दक्षिण की ये है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। तो ये भारत का विस्तार हो गया। तो ये तो हमने दूरी के हिसाब से देखा। अगर अपन ग्लोब की बात करें, ग्लोब के हिसाब से देखें, तो ये जो पॉइंट है ये 8 डिग्री 4 मिनट पर है। किस पर है? 8 डिग्री 4 मिनट पे। और ये वाला पॉइंट है 37 डिग्री 6 मिनट। तो हम क्या देख रहे हैं? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो स्थिति कहाँ से जा रही है? यहाँ से जा रही है यहाँ तक। तो ये वाली जो रेखा है इनको हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा है। तो ये भी हो गई अक्षांश रेखा और ये भी होगी अक्षांश रेखा। अब हमने बात करी कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है, तो इसके नीचे वाली रेखा और ऊपर वाली रेखा दोनों ही कौन से गोलार्ध में होगी? उत्तरी गोलार्ध में। तो इनको हम बोलेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। दोनों ही उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। क्यों उत्तरी अक्षांश बोलेंगे? क्योंकि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, समझ में आया? उसी तरह अगर यहाँ से और यहाँ तक की जो भारत का विस्तार देखें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक जाता है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो इनको क्या बोलेंगे? ये हम वर्टिकल रेखाओं को क्या बोलते हैं? देशांतर। तो कौन सी देशांतर से? 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर। और कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। क्योंकि देशांतर कौन कौन से वाले होंगे? पूर्व वाले होंगे। यहाँ से अपन ने देखा था इस पूर्व में आता है, तो सारे देशांतर पूर्व वाले होंगे और सारे अक्षांश उत्तर वाले होंगे इसके संदर्भ में। तो इस तरह से यहाँ पर स्थिति क्या हो गई? विस्तार क्या हो गया? सॉरी, विस्तार क्या हो गया? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो हमने देखा कि देशांतरीय विस्तार की बात हमने करी। प्रश्न में पूछा कि देशांतरीय विस्तार बताइए, तो आंसर आएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इस तरह से लिखेंगे। और अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार क्या हुआ? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इस तरह से वो एग्जामिनर क्या कंफ्यूज करता है? इसको दक्षिण बोल देता है, इसको उत्तर बोल देता है, और हम भारत को ही देख के उत्तर दक्षिण लगा आते हैं। जबकि अपन को भारत को देख के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नहीं लगाना है, हमें इनको देख के अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा और ये जो लाइन है दक्षिणी गोलार्ध वाली, सॉरी देशांतर वाली, जिसको हम ग्रीनविच लाइन बोलते हैं, इसको देख के हमें पता करना है कि क्या स्थिति है। तो इस तरह से ये भारत की स्थिति और विस्तार को हमने अच्छे से समझा। अगला बिंदु हमें क्या देखना है? अगला टॉपिक है अपना मानक समय रेखा। मानक समय रेखा को देखने से पहले अपन वर्ल्ड के संदर्भ में, संसार के संदर्भ में देखते हैं कि ये किस प्रकार से काम करती है। अगर अपन बात करें भारत, अपन ने देखी कि ये भूमध्य रेखा है, ये है भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और 0 डिग्री की इधर वाला अपन ने देखा उत्तरी गोलार्ध, और इधर वाला हमने देखा दक्षिणी गोलार्ध।
और यहाँ से अगर अपन एक लाइन खींचते हैं वर्टिकल एकदम बीच में, जिसको हमने बोला देशांतर, देशांतर रेखा। ये जो लाइन एकदम बीच में से जा रही है, इसको हम बोलते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम रेखा। मतलब जो देशांतरीय रेखाएं हैं वो हमें समय का ज्ञान कराती है कि कौन से देश में क्या समय रहा होगा। तो अगर GMT, इस रेखा को नाम दे दिया ग्रीनविच मीन टाइम। अब ग्रीनविच मीन टाइम की बात करें तो ये 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर है। तो अगर हम इससे 1 डिग्री आगे जाते हैं, 1 डिग्री देशांतर आगे जाते हैं, तो 1 डिग्री देशांतर में कितना अंतर आता है? 4 मिनट का अंतर आता है। मतलब इससे 4 मिनट आगे, मतलब 1 डिग्री आगे जाएंगे तो 4 मिनट वहाँ पे समय बढ़ जाता है। और अगर 15 डिग्री देशांतर की बात करें तो 15 डिग्री आगे बढ़ जाएंगे तो 60 मिनट, मतलब 1 घंटे का अंतर आ जाता है। क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 15 डिग्री कितना हो गया? 15 चौके 60, तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा। और ये भी चीज़ हमको यहाँ पे याद रखनी है कि अगर इससे हम पूर्व में जाते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम से या 0 डिग्री देशांतर से पूर्व में जाते हैं, पूर्वी गोलार्ध की तरफ आगे बढ़ते हैं और भी देशांतरों के इधर, तो यहाँ पर समय में वृद्धि होती है, समय में वृद्धि। अभी जो मैं बता रहा हूँ इसको नोट कर लो, फिर सारा समझ में आ जाएगा। GMT ग्रीनविच मीन टाइम, 0 डिग्री देशांतर, इससे आगे की तरफ जाएंगे तो समय में वृद्धि होगी, मतलब समय बढ़ेगा, और पीछे जाएंगे तो समय घटेगा। अच्छा, हमें पता है कि सूरज जो वो पूर्व से उदय होता है, तो पूर्व इधर है और पश्चिम इधर है, इधर पूर्व है और इधर पश्चिम। तो इधर पहले सूरज उगेगा तो इधर पहले दिन उग जाएगा, इसलिए इधर का टाइम ज़्यादा होता है। अगर अपन 15 डिग्री यहाँ पे चले जाएं, मान लो 15 डिग्री अपन यहाँ पे चले गए, 15 डिग्री देशांतर पे चले गए, तो 15 डिग्री देशांतर पे चले गए तो अगर यहाँ पे 12 बज रहे होंगे, मान लो यहाँ पे 12 बज रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या है? 1 बज रहे होंगे। 1 क्यों 1 बज रहे होंगे? क्योंकि हमने देखा कि 60 मिनट बढ़ जाते हैं, पूर्व की तरफ जाएंगे तो समय में वृद्धि होगी, और 15 डिग्री में कितनी की वृद्धि होती है? 60 मिनट की वृद्धि होती है, लगभग 1 घंटे की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे 12 बज रहे होंगे तो यहाँ पे 1 बज रहे होंगे। तो इस तरह से अपन को देखना है। और अगर अपन भारत की बात करें तो भारत में जो समय, ये ग्रीनविच मीन टाइम तो इंटरनेशनल समय है, जो विश्व का समय जहाँ से पता चल रहा है। तो हम यहाँ पे बात करें तो भारत में जो लाइन आती है, तो भारत में जो देशांतर है जहाँ से हमारा टाइम डिसाइड होता है, उसकी हम बात करें तो उसी को हम बोलते हैं मानक समय रेखा। उसी का क्या नाम है? मानक समय रेखा। और ये मानक समय रेखा कौन सी है? 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर वाली जो लाइन है वो है भारत की मानक समय रेखा। इससे भारत की मानक, जो भारत का समय वो डिसाइड होता है, मतलब 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्योंकि पूर्वी गोलार्ध में इसलिए पूर्वी देशांतर नाम दिया। अब भारत की जो, मान लो ये वाली भारत से गुजर रही है, 82 डिग्री 30 मिनट इसको अपन ने नाम दिया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम गैप है वो है 5.5 घंटे। मतलब अगर यहाँ 12 बज रहे हैं तो यहाँ पर 12 से 5 जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5.5 बज रहे होंगे। तो इस तरह से इसको समझना है, इधर समय में वृद्धि होती है, इधर समय घटता है। तो भारत के समय में कितने GMT से बात करें तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है ये,
5 घंटा 30 मिनट। और ये भारत के मानक समय रेखाओं की बात करें तो ये 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से। और ये कहाँ से गुजर रही है? ये गुजर रही है नैनी नामक स्थान से। और नैनी नामक स्थान कहाँ है? इलाहाबाद में, जिसका नाम अब प्रयागराज हो चुका है। तो भारत में इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से ये गुजर रही है। कौन सी? मानक समय रेखा। यहाँ पर कहीं है वो जगह जहाँ से ये गुजर रही है। और भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। इसमें एक तो इलाहाबाद ही आ गया जो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश राज्य हो गया। उत्तर प्रदेश से अपन नीचे आते हैं तो यहाँ छोटा सा भाग क्या है? मध्य प्रदेश का भी लगता है, मध्य प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के इधर यहाँ पे आएंगे तो उड़ीसा, और उड़ीसा के नीचे यहाँ पर आंध्र प्रदेश। तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। अच्छा, एक और चीज़ समझे तो भारत के जो ये पूर्वी राज्य हैं तो यहाँ पर दिन जल्दी उग जाता है। और क्योंकि सूरज इधर से निकलता है तो यहाँ पे रोशनी जल्दी हो जाती है, यहाँ पे 4:30 बजे दिन उग जाता है। और यहाँ पर जो दिन है वो 6 बजे उगता है। पश्चिमी राज्यों की जगह राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी लेट पहुँचेगी। तो वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि भारत में 2 टाइम जोन होने चाहिए। अब 2 टाइम जोन कैसे? मान लो ऑफिस यहाँ पे तो जल्दी खुल जाने चाहिए और यहाँ पे ऑफिस लेट खुलने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिन पहले हो गया। पर होता यूँ है कि बहुत सारे सरकारी ऑफिस है, उनका टाइम सेम है, जैसे 10 बजे कर रखा है तो दोनों जगह ही 10 बजे रहता है। क्योंकि टाइम चेंज होता है तो जो पूरी परिभाषा है उनका वातावरण ऑफिस का वो सारा चेंज करना पड़ता है। इसलिए अभी भारत में प्रेजेंटली वैसे बात चल रही है, वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है, ऐसा मानना है कि 2 टाइम जोन होने चाहिए। क्योंकि जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो है 11 टाइम जोन है, 11 टाइम जोन। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 11 टाइम जोन है और भारत में 1 ही टाइम जोन है। तो 5 राज्यों से ये गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से निकलती है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम भारत की मानक समय रेखा बोलते हैं, जो जीएमटी से कितना आगे है? 5.5 घंटे लगभग आगे है। तो ये आपको समझ में आया होगा मानक समय रेखा। उसके बारे में उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा कर्क रेखा का। तो कर्क रेखा को समझते हैं। कर्क रेखा की बात करें तो अगर अपन ग्लोब को देखें तो ये हमारा हो गया ग्लोब, ये हो गया ग्लोब। तो ग्लोब के बीच में से सबसे मध्य वाली जो लाइन गुजरती है, जो काल्पनिक रेखा की हमने बात करी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है इसको हमने बोला भू मध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। विषुवत रेखा अपन इसको बोलते हैं। अगर अपन बात करें तो हमने इसको बोला उत्तरी गोलार्ध, इसको बोला दक्षिणी गोलार्ध। अगर अपन उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ते हैं, उत्तरी गोलार्ध की अपन तरफ बढ़ें तो यहाँ पर आती है एक रेखा जिसको अपन बोलेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और इसी को हम बोलते हैं कर्क रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसी तरह अगर अपन 23.5 डिग्री दक्षिण में चलेंगे, यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में चलेंगे तो यहाँ पर भी एक रेखा है जिसको हम बोलते हैं मकर रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं। तो हम किस में हैं? यहाँ पर है भारत, उत्तरी गोलार्ध में है। तो इससे कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। इसलिए इसके संदर्भ में अपन पढ़ रहे हैं। और इसके बीच वाला जो क्षेत्र है इसको हम उष्ण कटिबंध बोलते हैं। उष्ण कटिबंध का क्या मतलब है
कि भूमध्य रेखा के आसपास सूरज चमकता है बीच में, तो कभी थोड़ा इधर हो जाता है, कभी थोड़ा इधर हो जाता है। तो इस वाले जो क्षेत्र में गर्मी काफ़ी हो रहती है। इधर तो ठंडा प्रदेश आ जाता है, नॉर्थ पोल की बात करें, साउथ पोल की, तो ध्रुवों पे तो ठंडक काफ़ी ज़्यादा रहती है। पर ये वाला भाग उष्ण कटिबंध कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि सूरज एकदम ऊपर है। तो भारत जो है, उससे कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत जो कर्क रेखा गुजरती है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, उसके बारे में हम समझेंगे। तो ये जो भारत से गुजर रही है इसका नाम है कर्क रेखा, जिसकी हमने बात करी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले ये वाला राज्य आ गया जिसका नाम है गुजरात। यहाँ पर आ गया गुजरात। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को ये डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र से टच करके निकल जाती है, तो दूसरा राज्य हो गया राजस्थान। तो गुजरात, राजस्थान। फिर यहाँ पे मध्य में एक राज्य आता है जिसको हम बोलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। तो कितने राज्य हो गए? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा लगता है छत्तीसगढ़ का, जो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ पे आ जाता है झारखंड, झारखंड। फिर आ जाता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और 2 राज्य यहाँ पर लगते हैं 7 सिस्टर्स स्टेट के। यहाँ पर जो राज्य इनको 7 सिस्टर्स कहते हैं, 7 बहनों वाले राज्य। एक तो यहाँ पे त्रिपुरा, त्रिपुरा, और एक है मिजोरम। तो अगर बीच वाले राज्यों को थोड़ा थोड़ा याद होगा अगर भारत का नक्शा, तो ये सारे राज्य अपन देख सकते हैं। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरी? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो मिडल के राज्य हैं ये तो हमें याद रह जाते हैं। गुजरात साफ दिख जाता है, थोड़ा राजस्थान का पार्ट टच हुआ, फिर मध्य प्रदेश दिख ही जाता है, छत्तीसगढ़ का पार्ट टच हुआ, झारखंड और पश्चिम बंगाल ये भी दिख जाते हैं। पर इन दोनों में कन्फ्यूजन आता है, तो इसको याद कैसे करें? इसको ऐसे याद करो, मित्र। एक ट्रिक बना लो, मित्र। मी से मिजोरम और त्र से त्रिपुरा। ठीक है, कि कर्क रेखा भारत के राज्यों के मित्र है। तो ये दोनों राज्य कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, त्रिपुरा और मिजोरम। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इन दोनों में ही होता है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ये हमने देखा। और कर्क रेखा क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। आगे देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक था हमारा भारत के बिंदु। और भारत के कौन से बिंदुओं की बात करेंगे हम? दूरस्थतम बिंदु। तो यहाँ पर भारत की बात करें तो इधर जो ये लद्दाख टेरिटरी है, यहाँ पर एक सबसे दूर बिंदु है जिसका नाम आ जाता है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। और ये कहाँ पर है? सियाचिन में। और सियाचिन किसका भाग है? लद्दाख का। लद्दाख, सियाचिन। तो इंदिरा कोल सबसे जो हमारा उत्तरतम बिंदु है, कहाँ पर है? सियाचिन में। और ये कहाँ पर है? लद्दाख में। उसी तरह बात करें सबसे दक्षिणतम बिंदु की, तो वो है इंदिरा पॉइंट। वो है निकोबार द्वीप समूह में, ये अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है। तो सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। पूर्व में बात करें तो यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश में, उस बिंदु का नाम आता है किबिथु। किबिथु। और पश्चिम में बात करें
तो यहाँ पर आता है गुजरात का कच्छ वाला क्षेत्र, जिसको बोलते हैं सर क्रीक। तो सबसे पूर्वी बिंदु कीबीतू, सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक जो कि गुजरात में, सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल और सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। अच्छा, ये कीबीतू कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। पर अगर ऑप्शन में अगर कीबीतू से भी बात करें तो आजकल एक अपडेटेड है, वलांगू जगह है, वलांगू। तो अगर ऑप्शन में वलांगू दे रखा है तो वलांगू ही टिक मारना, क्योंकि वलांगू कीबीतू से भी आगे। तो कीबीतू या वलांगू दोनों याद रखना है, कीबीतू या फिर वलांगू, दोनों अरुणाचल प्रदेश में है। अगर ऑप्शन में वलांगू दे रखा हो तो यही टिक मारना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दो बिंदु कीबीतू और वलांगू, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और इंदिरा पॉइंट की बात करें तो इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से जानते हैं? इसको बोलते हैं पिगमेलियन पॉइंट। कभी ऑप्शन में पिगमेलियन पॉइंट लिखा रहता है, पिगमेलियन पॉइंट, या फिर इसका और नाम है पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट। तो पार्सन पॉइंट और पिगमेलियन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट तीनों एक ही है। तो इस तरह से हम उत्तरतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, पश्चिमतम बिंदु और पूर्वी बिंदु को हम देख सकते हैं भारत के सबसे दूरस्थम बिंदुओं में। अगला जो टॉपिक रहेगा अपना उसमें हम देखेंगे सीमावर्ती और पड़ोसी देशों के बारे में। अगर यहाँ पे एक अंतर समझो कि सीमावर्ती और पड़ोसी देश कौन कौन से होते हैं, सीमावर्ती और पड़ोसी देश। सीमावर्ती देश तो वो हैं जो भारत की सीमा से लगे हुए हैं, और पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पड़ोसी देश वो भी हो सकते हैं जैसे श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है, मालदीव भी भारत का पड़ोसी देश है। तो सीमावर्ती देशों की संख्या तो है 7, और पड़ोसी देशों की बात करें तो पड़ोसी देशों की संख्या है 9। बहुत फेमस ट्रिक है सीमावर्ती देशों को याद करने की, जिसको हम बोलते हैं बचपन से MBA किया वाली, जैसे बचपन और MBA। तो बचपन और MBA से हम इसको याद रख सकते हैं। B से बांग्लादेश, बांग्लादेश हो गया। C से चीन हो गया। P से पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान। N से नेपाल हो गया। M से म्यांमार हो गया। B से भूटान हो जाता है, भूटान। तो इस तरह से बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और A से अफगानिस्तान। तो इस तरह से हम इन सीमावर्ती देशों को देख सकते हैं, जो कितने 7। और ये किस हिसाब से ऑर्डर है? ये है जो सीमा है उसके घटते हुए क्रम में। मतलब बांग्लादेश की जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा लगती है भारत से, उससे कम चाइना की, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर उसके बाद म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। तो सबसे कम सीमा अफगानिस्तान की लगती है और सबसे ज़्यादा सीमा लगती है बांग्लादेश की। और पड़ोसी देश की बात करें तो ये 7 हो गए, साथ में 2 और जोड़ेंगे, एक तो श्रीलंका और ये एक है मालदीव, जिसकी राजधानी है माले। तो मालदीव और भारत के काफ़ी अच्छे संबंध है, तो श्रीलंका और मालदीव इधर कहीं है मालदीव। तो सीमावर्ती देश हो गए 7 और पड़ोसी देश हो गए 9। तो इस तरह से इसको हम समझेंगे। सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर की सीमा है, और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान की जो 106 किलोमीटर की। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि सबसे लंबी जो सीमा है उसकी दूरी कितनी है, तो 4096 किलोमीटर है। तो इस तरह से इनको ध्यान रखना है। अब भारत के राज्यों की बात करें तो कौन कौन से राज्य कौन कौन से देश से लगते हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, इधर पाकिस्तान, इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गुजरात वाला भाग लगता है, गुजरात। उसके बाद यहाँ पर ये आ जाता है राजस्थान। राजस्थान से आगे चलते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा भाग पंजाब का, फिर यहाँ पे जम्मू कश्मीर, और ये ऊपर वाला भाग लद्दाख का, क्योंकि अब यहाँ पर ये वाला भाग लद्दाख का हो चुका है पूरा, और ये वाला भाग है जम्मू कश्मीर का। ये तो J&K का भाग है,
और ये है लद्दाख वाला क्षेत्र। जब जम्मू कश्मीर रिओर्गेनाइजेशन एक्ट आया 2019 को, तो 31 अक्टूबर 2019 को इनको अलग कर दिया था। दोनों को, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। तो पाकिस्तान के साथ बात करें तो कितने, यहाँ पर देखो, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, मतलब 3 तो राज्य की सीमा लगती है और 2 यूनियन टेरिटरी। 3 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो गुजरात हो गया, एक राजस्थान हो गया, एक पंजाब हो गया, और फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। अगर यहाँ नेपाल वाले देश की बात करी जाए तो नेपाल के इधर तो उत्तराखंड है, इधर यहाँ पर है सिक्किम, और बीच में कौन कौन से राज्य और आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे बिहार, ये यूपी आ जाता है, फिर बिहार आ जाता है, फिर थोड़ा बहुत क्षेत्र पश्चिम बंगाल का आ जाता है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 राज्यों से नेपाल की सीमा भी लगती है। तो इस तरह से हम इन सीमाओं को समझ सकते हैं। अब इनको अपन मैप से देखते हैं कि मैप में कौन कौन सी जगह है। तो हमने बात करी पाकिस्तान की। पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की जो सीमा लगती है, पाकिस्तान की जो सीमा लगती है, एक तो गुजरात हो गया, फिर राजस्थान, फिर पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर और फिर लद्दाख। मतलब 3 तो हो गए राज्य और 2 हो गई यूनियन टेरिटरी। 3 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो राजस्थान, राजस्थान हो गया, एक हो गया गुजरात, सॉरी सबसे पहले गुजरात फिर राजस्थान, फिर उसके बाद आ जाता है पंजाब। पंजाब से आगे चलें यहाँ पर तो ये है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, और ये है लद्दाख। इनको कब अलग किया था? 30 अक्टूबर 2019 को। 30 अक्टूबर को क्यों किया? क्योंकि 30 अक्टूबर को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। स्टैचू ऑफ यूनिटी भी तो इसी दिन बनाया था, तो इसको यूनिटी डे भी बोलते हैं। तो 30 अक्टूबर, सॉरी 31 अक्टूबर 2019 को इनको अलग किया था। मैं 30 बोल रहा था, 31 अक्टूबर 2019, सॉरी। तो पाकिस्तान 3 राज्यों और 2 यूटी से लगा हुआ है। उसके बाद बात करें बांग्लादेश की, जिसकी सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। तो बांग्लादेश की बात हम करेंगे, उसके साथ और भी देख लेते हैं। जैसे ये वाला क्षेत्र है नेपाल। नेपाल को यहाँ पे देखें तो ये उत्तराखंड आ जाता है, उत्तराखंड। उसके बाद यहाँ पर ये आ जाता है उत्तर प्रदेश, यूपी, और ये वाला क्षेत्र है बिहार। और यूपी और बिहार के बाद यहाँ पर ये छोटा सा क्षेत्र लगता है पश्चिम बंगाल का, और यहाँ पर आ जाता है सिक्किम। तो नेपाल किन किन से लगा? नेपाल से कौन कौन से राज्य टच हुए? एक तो आ जाता है उत्तराखंड, फिर यूपी, फिर बिहार हो गया, फिर पश्चिम बंगाल हो गया, और उसके बाद इधर आ जाता है ये सिक्किम। तो 1 2 3 4 5। तो नेपाल से कितने राज्य टच होते हैं? 5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। पाकिस्तान से 3 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरी की। अगर म्यांमार की बात करें, इधर एक देश आ जाता है म्यांमार। तो म्यांमार यहाँ पे टच होता है। तो यहाँ पे टच होता है तो सबसे ऊपर वाला देश, सबसे ऊपर वाला जो राज्य है जो टच होता है म्यांमार से, वो आता है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के नीचे आते हैं तो यहाँ पे नागा हिल्स आती है नागालैंड में, तो ये नागालैंड वाला क्षेत्र जहाँ पे नागा पहाड़ियाँ हैं। उसके नीचे आता है मणिपुर, और उसके नीचे आता है मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्यों की सीमा लगती है किससे? 4 राज्यों की सीमा लगती है किससे? म्यांमार से। तो म्यांमार की सीमा कितने राज्यों से लगी? 4 राज्यों से। आगे देखते हैं। आगे बात करें बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से कौन कौन से राज्यों की सीमा लग रही है? बांग्लादेश, ये रहा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश इधर तो टच हो रहा है किससे? ये पश्चिम बंगाल से। ये है पश्चिम
बंगाल, ये तो वाला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद ऊपर आ जाता है असम। असम के बाद बात करें तो ये है मेघालय। मेघालय के बाद ये मिजोरम वाला क्षेत्र आ गया और त्रिपुरा वाला क्षेत्र आ गया। तो इस तरह से ये भी कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5। तो बांग्लादेश की सीमा भी कितने राज्यों से चलती है, कितनी लगती है, 5 राज्यों से लगती है। क्योंकि ये पश्चिम बंगाल जो है ये बंगाल का ही हिस्सा था। जब इसको पहले पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे, फिर उसके बाद रशिया और भारत ने मिलकर इसको पाकिस्तान से आज़ाद कराया। तो वो हिस्ट्री का टॉपिक है, पर हमें देखना है कि कौन कौन से राज्यों से सीमा लग रही है। यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा है पूरा ये वाला क्षेत्र, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये राज्य लगते हैं बांग्लादेश से। आगे बात करें भूटान की, ये तो बांग्लादेश हो गया, ये हो गया भूटान। तो भूटान की सीमा की बात करें तो भूटान की सीमा इधर तो लग गई असम से नीचे, इधर हो गया अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर लग गई है पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र आ गया, और यहाँ पे हो गए सिक्किम। तो भूटान कितने राज्यों से सीमा लगा रहा है, एक तो असम प्लस में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से ये 4 राज्यों से सीमा लगती है। अगर ये मैप इस तरह याद हो जाए तो अपन को याद करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर ऐसा समझ लो कि भूटान और ये जो नेपाल है ये खड्डे में है, तो इस खड्डे के इधर सिक्किम है और इधर जो ये इधर क्या आ जाता है, उत्तराखंड आ जाता है, और नीचे यहाँ पे यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल। उसके बाद इधर सिक्किम है और इधर अरुणाचल प्रदेश, 2 तो वैसे ही हो गए, नीचे पश्चिम बंगाल और असम लग रहा है। तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। तो ये भी हमने देख लिया। अब बात करते हैं हमारा राइवल चाइना की, कि चाइना की सीमा कहाँ कहाँ पे लग रही है। तो एक तो ये यूनियन टेरिटरी जो डिक्लेयर हुई लद्दाख, ये वाला क्षेत्र आ गया। किसकी बात कर रहे हैं हम, चाइना की। और ये वाला जो भाग है हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश। फिर ये नीचे उत्तराखंड, उसके बाद ये नेपाल तो अलग देश है ही सही, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। फिर लगती है सिक्किम से और फिर लगती है अरुणाचल प्रदेश से। तो 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4, 4 तो राज्य हैं और एक यूनियन टेरिटरी है जो है लद्दाख। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ये सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह से ये चाइना की सीमा लगती है। तो लगभग अपन ने सब देख लिए, पाकिस्तान बांग्लादेश देख लिया, भूटान म्यांमार देख लिया, नेपाल देख लिया, चाइना देख लिया। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान की यहाँ थोड़ी सी सीमा लद्दाख से लगती है, तो उसमें ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसकी सीमा ही छोटी सी 106 किलोमीटर की सीमा है। तो यहाँ पे लद्दाख वाला जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला पीओके वाला क्षेत्र है वैसे ही है, जहाँ पे भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन भी इसी वाले में काराकोरम रेंज में आ जाती है। काराकोरम, जब आगे की वीडियो में हम हिमालय पढ़ेंगे तो वो भी सब चीज़ें देखेंगे। तो ये भारत की जो सीमा है कौन कौन से देशों से लगती है और भारत के कौन कौन से राज्य उनको टच करते हैं। तो इसके लिए कुछ भी ट्रिक वगैरह नहीं है, बस ये है कि अपन को इंडिया का मैप याद होना चाहिए। तो इंडिया का मैप को रट लो, ऊपर वाले क्षेत्रों को, और 2-3 बार बनाओगे तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है, 2 मिनट में याद हो जाता है। तो इस तरह से धन्यवाद आप सभी को, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख सकें। धन्यवाद साथियों।